नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव अब कम होने लगे हैं। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो चुके हैं। भारत ने बातचीत और कूटनीति के जरिए आखिरकार चीनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। भारत और चीन के बीच ये लेटेस्ट समझौता देवसांग और डेमचोंग इलाके में पेट्रोलिंग यानी कि गश्त से जुड़ा हुआ है। एलएसी पर सेना की गश्त यानी कि पेट्रोलिंग को लेकर सहमति के बाद देवसांग और डेमचोंग में जारी गतिरोध अब खत्म होगा। एलएसी पर शांति के प्रयासों की दिशा में ये एक तरह से पहला कदम है। अभी और भी ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से चीनी सेना को पीछे हटना है। इस समझौते का क्या स्वरूप होगा, इसकी तस्वीरें कुछ दिनों में साफ हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से चीन से भारत सैनिकों का खूनी संघर्ष हुआ था, उसके बाद भारत ने कई कड़े कदम उठाए थे। मसलन चीन के साथ आयात कम कर दिया गया था, तो वहीं चीनी ऐप्स को भारत सरकार ने बैन कर दिया था। और सीमा विवाद के बाद सरकार ने गलवान घाटी में बड़े पैमाने पर भारतीय सेना की तैनाती कर दी थी। इसका ही नतीजा है कि चीन आज बातचीत के टेबल पर उसको आना ही पड़ा। लेकिन समझौते को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं दावा किया जा रहा है कि साउथ में डेमचोंग के पास चारडेंग और निंगलुंग नाला ट्रैंक जंक्शन पर भी भारत और चीन के बीच इसी तरह की कार्रवाई होगी। यहां भी दोनों देश एक दूसरे को रोकेंगे टोकेंगे नहीं और नियमित तादाद में जवान पेट्रोलिंग करेंगे। लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि पीछे हटने की जो बात कही जा रही है उससे भारतीय सैनिकों को देवसांग में अपने पारंपरिक गश्ती पॉइंट जो कि 10, 11, 11 ने 12 और 13 तक पूरी पहुंच मिल पाएगी या फिर नहीं। जो उत्तर में महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी और काराकोरम दर्रे की ओर है। लेकिन इस समझौते को लेकर देश का विपक्ष कई सवाल उठा रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ गेस्ट का लंबा पैनल मौजूद रहेगा जो कि इस चर्चा को खास बनाने वाले हैं। आपको बता दें कि लगातार चाइना और भारत के संबंधों को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और दावे भी हैं। As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number one. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. And this normal management of line actual control will not just stop there. There are phases in that also. So this what I am saying, it has been our stance from April 20 itself when General Y.K. Joshi was the army commander, and even today that remains the same way. So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. And we are able to convince each other, look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping. And both have to reassure each other. Patrolling gives you that kind of advantage. So that's what is something which is commencing. And as we restore the trust, the other stages will also follow through soon. I can share with you that over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. And we will be taking the next steps on this. देखिए, मैं समझता हूं कि ये मामला जो है ये भारत और चीन के बीच का है। तो मेरे समझ में ये आता है कि काफ़ी समय से, काफ़ी महीनों से बातचीत चल रही थी इसके बारे में और उसका फलस्वरूप आज नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से रूस ने इसमें कोई ज़्यादा यानी उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया होगा जिससे ये हो जाए। ये तो भारत और चीन के बीच में हुआ है।
तो चलिए, मेहमानों का लंबा पैनल हमारे साथ में मौजूद है। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा निपुण आलम बयान जी हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार मौजूद हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन BN झा रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। प्रफुल्ल बख्शी जी विंग कमांडर भारतीय वायुसेना हमारे साथ में मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सुरेश कुमार गोयल जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत निपुण जी मैं आपके साथ में करूंगी। किस तरीके से देखते हैं आप ड्रैगन की इस चाल को? देखिए, दो बातें इसमें हैं। एक तो हम लोग हमेशा चाइना के बारे में मानते आए हैं कि चाइना की जो स्ट्रेटजी रही है हमेशा, वो स्ट्रेटजी को मैं बोलता हूँ हमेशा कि स्ट्रेटजिक कल्चर वाला कंट्री है। और चाइना का जब हम देखेंगे तो चाइना को कहा जाता है कि एक मिडिल किंगडम सिंड्रोम से ग्रसित है। और चीन के साथ हम देखें तो चीन के साथ हम कई बार आमने सामने हुए हैं। 62 का वॉर है, 67 का 21 है, 2017 की हम बात करते हैं और अभी 2020 का। लेकिन एक लंबे समय के बाद एक स्टैंड ऑफ जैसी स्थिति थी। हमारी फोर्सेस, उनकी फोर्सेस आप एक दूसरे के सामने ट्रूप्स थे। तो लगातार हम 4 साल से प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरीके से 21 दौर की बातचीत हो चुकी थी। तो लिहाजा आज के दौर में हम देखें तो हमारे पीएम मोदी कई बार कह भी चुके हैं कि ये ईरा जो है वो वॉर का नहीं है। तो हम वॉर कभी चाहते नहीं हैं। तो एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी बात हम देखेंगे। लेकिन चाइना के ऊपर विश्वास कर लेना या फेथ कर लेना, मैं थोड़ा सा इसको संशय के दृष्टिकोण से देखता हूं। क्योंकि जिस प्रकार से भी हम देखें, भूटान के साथ जो डोकलाम वाले रीजन में एक नए तरह का विवाद देखने को मिल रहा है, उधर चाइना का जो ताइवान के साथ विवाद नया देखने को मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीन जो है भारत के साथ इस प्रकार का एंगेजमेंट कर कर या रिलेशन को बेटर कर कर कहीं डोकलाम में कोई नया इंसिडेंट, या फिर हम बात करें ताइवान में। लेकिन प्रेजेंट में हम बात करें तो ब्रिक्स के लिए भी हम बात करते हैं, रशिया के लिए बात करते हैं, या चीन के लिए बात करें, भारत के लिए बात करें। अभी ये हो जाना तीनों ही देशों के लिए लाभकारी है, बेटर है। लेकिन देखना ये है कि जब पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद स्थिति क्या बनती है। क्योंकि अभी समझौता हुआ है, फोर्सेस पीछे हट जाए, एक सहमति बनी है, लेकिन वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये देखना बाकी है। तो मुझे लगता है कि हालांकि उम्मीद है, एक अच्छी उम्मीद है। और अभी जैसे मोदी जी की बातचीत चल रही है चीन के प्रेसिडेंट के साथ में, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि 4 साल के बाद हम दोनों को साथ देख रहे हैं, जहां वार्तालाप। और मैं मानता हूं हमेशा कि बातचीत एक ऐसी प्रक्रिया जिसको हम लोग डिप्लोमेसी बोलते हैं। और डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसी वार्ता होती है कि जिससे पुराने से पुरानी जो बर्फ़ होती है, कितनी भी बर्फ़ जमी हो, वो धीरे धीरे पिघलनी शुरू होती है। तो लिहाजा एक अच्छी शुरुआत है। ठीक है, अच्छी शुरुआत है, ये कह रहे हैं निपुण आलम बयान जी। सुरेश कुमार गोयल जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। संजीव जी जुड़ गए हमारे साथ में। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। सुरेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि चाइना की फितरत हम सभी जानते हैं कि ड्रैगन के मुंह से आग ना निकले, ऐसा हो नहीं सकता। भले ही 2 कदम पीछे ले, लेकिन 3 कदम फिर वो आगे आएगा, ये तय है। देखिए, ऐसा है कि ये जो समझौता है भारत और के बीच में हुआ है, भारत को भी अगर मालूम है कि चीन 3 कदम आगे आएगा 1 कदम पीछे हटने के बाद में, तो जाहिर सी बात है सोचना पड़ेगा कि हम इस समझौते के लिए तैयार क्यों हुए। फिर समझौता दोनों देशों के बीच में हुआ है, दोनों ही देशों ने कुछ ना कुछ तो कदम उठाए होंगे। तो मैं समझता हूं कि अभी इसके बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि समझौते में क्या है क्या नहीं है। डिटेल्स उसकी अभी तक बिल्कुल भी जाहिर नहीं हुए हैं। जो भी होगा, कल फॉरेन सेक्रेटरी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कजान में, उन्होंने कहा कि जो इस समझौते के अंतर्गत 2020 की स्थिति को बरकरार किया जाएगा, इंक्लूडिंग पेट्रोलिंग राइट्स और ग्रेजिंग राइट्स भी, उसको मिला करके भी। तो अगर ये वाकई में ऐसा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सवाल सोचने का ये है कि जैसा कि अभी पहले मेरे से पहले जो पैनलिस्ट सब बोल रहे थे कि चीन को इसमें क्या फायदा हुआ, चीन ने क्यों किया, उसको वो अपनी जमीन पर अड़ा हुआ था। ये तो हमें देखना है कि समझौते का इम्प्लीमेंटेशन हो ग्राउंड पर, वो देखने वाली बात होगी। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि इसके करने में चीन की क्या मजबूरी रही होगी, क्योंकि मैं नहीं देखता हूं कि चीन को पीछे हटने में क्या फायदा है। हमें समझना पड़ेगा ठीक से और ऑब्जर्व करना पड़ेगा इससे पहले कि हम कुछ कहें और आगे। जी, ऑब्जर्व करना पड़ेगा इससे पहले कि हम कुछ कहें आगे। प्रफुल्ल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, भारतीय वायुसेना में आप रहे हैं, आपने
ड्रैगन की कई चाल देखी होगी और समझा होगा कि किस तरीके से कूटनीतिक दृष्टि और राजनीतिक दृष्टि और साथ में वॉर फ्रंट पर अलग अलग चाल चरित्र रखने वाला ड्रैगन, उसको समझ पाना और टेबल टॉक पर ले आना दोनों ही कठिन है। लेकिन आज जब चाइना से 5 सालों के बाद बातचीत हो रही है, शी जिनपिंग का चाल चरित्र चेहरा हम सभी जानते हैं, चाइना का चाल चरित्र चेहरा हम सभी जानते हैं, उसके बाद इस बातचीत का कितना महत्व है? देखिए पूजा जी, ये बातचीत तो बहुत टाइम से चल रही है और चीन के साथ में हमारे जो संबंध हैं वो बहुत चल रहे हैं। ट्रेड तो अलग है, पर चीन ने तो बड़ा सिंपल सा रवैया है अपनाया है, जिसको चाणक्य नीति के रूप में वो देखता है कि मैं ट्रेड करता रहूं और जो मर्जी करना चाहूं कर लूं। वो कैसे कर लेता है? क्योंकि दूसरी साइड कमजोर होती है। सारी बीमारी वही है कि जिसकी ताकत होगी, जिसकी लाठी होगी, उसकी भैंस होगी। आपके पास लाठी और लठैत है, जमीन आपकी है, और वही चाइना कर रहा है। 48,000 स्क्वायर किलोमीटर उसके अंडर में है, उसने कब से ले रखा है। अक्सलाई चीन कहां से आया, शक्सराम कैसे आया, पाकिस्तान ने उसको दिया है। मैं पीसीआर से कहूंगी कि प्लीज वॉल्यूम आप यहाँ पर दीजिएगा, स्टूडियो में दीजिएगा। चलिए बोलिए बख्शी सर, बोलिए। हाँ, तो सबसे बड़ी बात यह है, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, स्पष्ट आ रही है, बेहतरीन आ रही है। आप जब बोलते हैं तो गरजते हैं, लग रहा है वायुसेना का कोई विमान गरज रहा है। सर बोलिए। थैंक यू। मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूं कि चाइना इस समय ने सिर्फ जो पॉइंट्स पुट अप किए कि पेट्रोलिंग में 4 और 8 पॉइंट्स तक, आप 8 पॉइंट पे आओगे, हम 4 पे आएंगे। डैम चौक, डेप्सांग हम खाली करना शुरू कर देंगे। सारा डेप्सांग प्लेन पड़ा हुआ है, कहां से खाली करेंगे? दोनों देख के ऊपर चारों तरफ उन्होंने घेरा हुआ है। खारकोम पोर्ट के पर उसने पूरी हैवी आर्टिलरी लगाई हुई है। ये सारे के सारे एरियाज और नॉर्थ ऑफ द पैंगसोंग, साउथ ऑफ द पैंगसोंग, क्लोज टू चूचूल, हर जगह चाइना ने अपना आधिपत्य जमाया हुआ है। जब तक वो निकलेगा नहीं वहां से, कोई बात आगे नहीं चलेगी। हम अपना मुंह छुपाने के लिए कहते हैं हम ट्रेड में ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब उस शुतुरमुर्ग पॉलिसी है। सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी जर और जमीन चली गई, आप हार गए। फिर ये कहते रहोगे कि हमने ट्रेड में वहां उनको सैंक्शन कर दिया, वो कर दिया। ये सब बनावटी बातें हैं, फिल्मी बातें। ये कोई काम नहीं आएगी। यहाँ पर याद आएगी किसकी जमीन है, और जमीन इस समय उसके पास में है। क्यों है उसके पास? क्योंकि हमारी नीतियां गलत थी। हम ये सोचते ही नहीं है। अगर मैं चाइना होता, सच बता रहा हूं पूजा जी, मैं यही करता। अरे इतना आसानी से मौके कहां मिलेंगे, तो किसको मिलेंगे? अगर आप बैठे बैठे सब कुछ कर जाओ। अब उसको प्रॉब्लम आई हुई है पिछले 6-7 साल से, ये इंडिया को क्या हो गया, ये सडनली ये कैसे पलट गया। चाइना को ये प्रॉब्लम आई हुई है, वो टॉप पे आया है और प्रेशर पड़ा है। इसकी जो मीटिंग हो रही है उसमें रशिया ने कहा है कि देखो, अगर ब्रिक्स को सक्सेसफुल बनाना है, अगर आपको अब साउथ चाइना सी में अपना आधिपत्य को रुकने नहीं देना, कि जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है, बाकी कंट्री कोड बना रहा है, इंडिया को कोड में लेके जाना है। अगर आपको इंडिया को खुश करना है तो आप अपनी वार्तालाप शुरू करिए, कुछ दिखाइए ऑन द ग्राउंड। तो ये बात है कि ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है और यहाँ पे कह दिया है कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। अब देखो, अभी मीटिंग चल रही है, क्या आप डिसाइड करते हैं? और डिसाइड करने की बात नहीं होती, होगा कब? 21 बार डिसाइड कर चुके हैं, क्या क्या डिसाइड कर चुके हैं। देखिए, ये मूर्खता होगी अगर हमने अपना उनकी बातों में आ गए। आप उनको हमें मिलाइए, एग्री करिए, रोटी पानी खाना पीना जो करना है उनसे करिए, पर अपने तोपे, फाइटर एयरक्राफ्ट, ब्रह्मोस मिसाइल वहीं की रही कायम रखिए, 1 इंच भी पीछे मत आने दीजिए। जब तक आप टोटली एश्योर्ड नहीं हो जाए, और उसमें अपने को धोखा मत दीजिए जो हम देते आए हैं। ये अब धोखा देने का बात चली गई है। जब तक आप ये नहीं कर सकते, आई एम वेरी सॉरी, हम जरा बनावटी बातें करके चले जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमको अब ध्यान रखना पड़ेगा। ये सरकार तगड़ी है, कंट्री का एटीट्यूड चेंज हो गया है, चाइना घबरा गया है। अब इसका हमें फायदा उठाना चाहिए, मोमेंटम हमारी तरफ है, अब हमको इसका फायदा उठाना चाहिए और पूरे हद तक ले जाना चाहिए। तो ठीक है, खाली कर देंगे। अब बात सारी आएगी पेट्रोलिंग में
कि हम बंदूकें लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। फिर हमने वही जो कोई वो स्कूल के लड़के लड़कियों वाली बात करती, धक्का मुक्की और यही करेंगे, ये कोई बात है? आपको सारी पेट्रोलिंग ठीक से करनी पड़ेगी। मतलब हमें हर पॉइंट्स पर बात करनी पड़ेगी। चलिए मैं रुक करती हूँ। यहाँ पर हमारे साथ में बीएन झा जी भी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है आप। सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा, मुझे याद आता है कि पोखरण परीक्षण के दौरान इंडिया ने जिस तरीके की ट्रिटी अपनाई थी, याद आता है कि किस तरीके से पोखरण परीक्षण के लिए सभी चीज़ों का, सभी एक्टिविटीज़ का, सभी देशों का ध्यान पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया था और उनको हम लेकर के आ गए थे वॉर फ्रंट के मुहाने पर कि अरे बहुत अलर्टिंग सिचुएशन आ गई है, और इधर धीरे से काम कर लिया पोखरण परीक्षण। अगले दिन विश्व में हल्ला हो गया। कहीं चाइना की ये टेबल टॉक उसी तरह का कुछ तो नहीं है, क्योंकि पेट्रोलिंग पार्टीज को पीछे ले लेना, और अब उसके बाद पॉइंट ये भी आ रहा है कि हमारे जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, फिर चाहे वो 10 हो, 11 हो, 11A हो, 13 हो, 16 हो, उससे क्या सेना पीछे हट जाएगी क्या? और अगर हट गई तो क्या गारंटी है कि चाइना का चाल चरित्र चेहरा हमें वहां नजर नहीं आएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग समिट लेवल पे हो रही है। वहाँ के प्रेसिडेंट या चेयरमैन खलीजे सीसीपी की और भारत के प्रधानमंत्री जो स्टेट हेड हैं, ये दो मिल रहे हैं, तो थोड़ी सी जो कटसी होती है वो वहाँ पे रहेगी। मुझे लगता है कि जो पास में हुआ है इसका कोई डिटेल्ड जो डिसेक्शन होता है, हम लोग कहते हैं, ये डिसेक्शन नहीं होगा। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी को अगर हम लोग समझते हैं तो वो एक वीड रिमार्क जरूर देंगे कि ये वार्ता जो है ये क्यों बंद हुई, किस तरह से जो चीन के रवैये थे वो पांचों एग्रीमेंट को बाईपास करने के जो पास में हुए हैं, किस तरह से चीन का जो एक्सपेंशनिज्म है ये उन्होंने ले में भी कहा था और शायद एक बार फिर से कहेंगे। और ये जो अभी चीजें आगे बढ़ेगी, फिर से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत होगी, क्योंकि अभी ट्रस्ट बिल्कुल टूट चुका है। हम चीन पे कतई विश्वास नहीं करते, उसके ऊपर में यकीन करना मूर्खता होगी अगर मैं ये वर्ड यूज करूं तो। दूसरा, एक क्लोज वॉच रहेगा अभी चाइनीज पीएलए के मूवमेंट्स पे कि आखिर वो जाते कहाँ हैं, कहाँ कहाँ पे छोड़ते हैं। जैसे आपने कहा कि जो पेट्रोल पॉइंट्स थे, पेट्रोल पॉइंट्स 10, 10A, 11, 12, 13, ये जो थे ये हॉट पॉइंट्स थे, क्योंकि इन पेट्रोल पॉइंट से जो हमारा DBODB मतलब दुर्बुक दौलत बेग ओल्डी का जो रोड था वो बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में है। अगर कोई हमारी व्हीकल जा रही है और कोई अगर एक रॉकेट लॉन्च देके वहां पे बैठा हुआ है तो वो हमारे व्हीकल को उड़ा सकता है। तो इसलिए इस जगह को खाली तो करवानी होगा और वहां पे जो पेट्रोल होगी इंडिया की वो परमिट करनी होगी और वहां से उनका जो परमानेंट बंकर्स था या परमानेंट जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाए थे उनको तबाह करके उनको वहां पे करना पड़ेगा। ये सारी चीजें किस तरह से अनफोल्ड होती है वो आगे के दिनों में देखना पड़ेगा। अभी आर्मी भी इसको पूरे जो डिटेल्स हैं इसके रिवील नहीं किए हैं। उसके बाद ये आएगा कि अब जो धागा टूट चुका था 2020 में उसको कहाँ पे पकड़ना है और कैसे आगे लेके जाना। देखिए, चाइना के साथ में चाहे सौहार्दपूर्ण व्यवहार हो या पड़ोसी जैसा एक व्यवहार हो, फर्म व्यवहार हो, हम दोनों के इंटरेस्ट में है। आपको अगर याद होगा तो जब मोदी जी आए थे उन्होंने सबसे पहले कहा था कि जहां पे उन दिनों में लगभग $80 बिलियन की ट्रेड होती थी, काफी डेफिसिट था, तो उसको उस दिशा में वो आगे लेके गए थे। तो अब वो थ्रेड को कहाँ पकड़ना है, कहाँ आगे लेके जाना है, ये देखना होगा। अब उसके बाद जो बिगनिंग पॉइंट मेरे ख्याल से होगा वो होगा कि म्यूचुअल बेनिफिट के कौन कौन से मुद्दे हैं। एक तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये बातचीत हो गई है कि पेट्रोल कहाँ कहाँ होगा, किस किस पॉइंट पे होगा, इंडिया द्वारा भी और चाइना द्वारा भी। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर मार्किंग अभी तक बचा हुआ है। ये चीज जो कि 1980s, लेट 80s में और अर्ली 90s में शुरू हुए थे, जिसके बाद की ये सारे 5 एग्रीमेंट्स हुए थे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पे। लेकिन
लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर जो मार्किंग करना है उस पर कहीं कोई प्रोग्रेस हार्डली कोई प्रोग्रेस हुआ है। तो इसको आगे कैसे लेके जाना है होगा, क्योंकि वही एक पॉइंट है जिससे कि फ्यूचर में कोई जो स्कर्मिशेस हैं, ये जो वो कहते हैं कि ये हमारा एरिया है इसलिए हमारे लोग चले गए थे, इस तरह का कोई दुविधा ना हो। वो इंटरनेशनल बॉर्डर को मार्किंग करना ही पड़ेगा और उसके ऊपर में मोदी जी को बिल्कुल क्लियर शब्द में जी जिनपिंग से बात करना पड़ेगा कि आप इसको मार्क कीजिए, तभी जो ये आगे का जो झंझट है, झगड़ा है या अनकॉल्ड फॉर जो स्कर्मिशेस हैं वो बंद होगा। दूसरा, जो एक वुहान इनिशिएटिव लिया था जी जिनपिंग ने और उसके बाद मोदी जी ने भी उसको फॉलो किया था, हम लोग कहते थे चेन्नई कनेक्ट, ये इसको आगे बढ़ाना होगा कहीं न कहीं। लेकिन जब एक बार वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, जब एक बार वो ट्रस्ट फिर से स्थापित हो कि हाँ आगे फिर चाइना अपनी वो उन गतिविधियों पे नहीं जाएगा जो उसका एक्सपेंशनिज्म का है, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक, तो ये ऐसा जब एक बार कॉन्फिडेंस बन जाए तो इन चीजों पे बात होगी। और आपका अंतिम चीज जो मैं कहूंगा जो आपने रेज किया था कि जिस तरह से एटॉमिक जो वाजपेयी जी ने जो एटॉमिक एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करके उसके बाद दुनिया को बताया था। देखिए डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप दूसरों को नहीं। बिल्कुल सर, आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। इस बीच देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता का आगाज हो चुका है। जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में यहाँ पर NSA अजीत डोभाल को भी आप देख पा रहे हैं। शी जिनपिंग का चेहरा देखिए, हालांकि फेशियल एक्सप्रेशंस में भी ड्रैगन माहिर है। चेहरों पे मत जाइए, चेहरों के ऊपर चेहरे होते हैं और कहते हैं कि किसी से मिलिए तो 100 बार मिलिए, क्योंकि एक बार में मिलना थोड़ा सा मुनासिब नहीं हो पाता, चाल चरित्र चेहरा पता नहीं चल पाता है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने डेलीगेशन के साथ में मुलाकात कर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है दोनों के बीच में। पांच सालों के बाद ये मुलाकात है और मुलाकात बेहद खास है। किन बिंदुओं पर बातचीत हो पाएगी, कौन से बिंदु छूट जाएंगे, कौन से बिंदु रह जाएंगे, हालांकि ये मुलाकात के बाद ही तय हो पाएगा। कोशिश इस बात की दोनों ही देश इस बात की कोशिश करेंगे कि अपने अपने फायदे के बिंदुओं पर दूसरे देश को सहमत किया जा सके। हालांकि चाइना जिस तरीके से विस्तारवादी नीति का समर्थक हमेशा से रहा है, ऐसे में मौखिक तौर पर उसकी किसी बात का विश्वास करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक बहुत सुंदर कहावत है और वो कहावत कुछ यूं है कि किसी ने किसी को कभी धोखा तो दिया होगा, वरना यूं आज कागजों पर चीजें ना होती, कागजों पर बात ना होती। तो चाइना का जो रुख है, चाइना का जो चरित्र है, वो कुछ ऐसा ही है कि सर मौखिक तौर पर उसकी बात पर विश्वास कर लेना अपने आप को गड्ढे में डालने से ज्यादा कुछ नहीं है। और भारत इस बात को जानता है, अमेरिका और चाइना दोनों से ही हमने बहुत तगड़े घाव लिए हैं, और घाव इस कदर कि हमारी माटी छलनी हुई है, और एक बार नहीं कई बार हुई है। फिलहाल द्विपक्षीय वार्ता 5 सालों के बाद ये पहली औपचारिक मुलाकात है जिसका माध्यम, जिसका जरिया ब्रिक्स बना है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की शुरुआत भी कर दी है। इस बीच जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी
प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच में द्विपक्षीय वार्ता। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर, अजीत डोभाल समेत सभी लोग मौजूद हैं। कोशिश, जैसा कि आपको बताया, कोशिश इस बात की रहेगी कि सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है बैठक, क्योंकि आर्थिक दृष्टि की अगर बात करें तो आर्थिक दृष्टि से तो भारत चाइना के लिए बहुत बड़ा बाजार है। ऐसे में आर्थिक दृष्टिकोण से चाइना को भारत की कुछ बातें माननी पड़ेंगी, कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी, लेकिन सामरिक दृष्टि से चाइना पर भरोसा कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है। अब मुलाकात के बाद ही तय होगा कि मुलाकात और बात के बाद क्या कुछ सामने आता है। तो चलिए, संजीव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। संजीव श्रीवास्तव जी, सर, ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। इन तस्वीरों के बाद क्या लग रहा है? जिस तरीके का शी जिनपिंग का फेशियल एक्सप्रेशन था, उस एक्सप्रेशन से क्या लग रहा है? देखिए पूजा जी, ये बड़े ही सकारात्मक और अच्छे विजुअल्स हैं जो कि आप दिखा रहे हैं, और ये भारत और चाइना के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है, प्रोवाइडेड कि चाइना अपनी कही गई बातों पर अमल करके दिखाए। ये जो सहमति बनी है, ये एक लंबे अंतराल के बाद बनी है, और भारत ने डे 1 से ये चाइना को कहा था, चाहे वो हमारी कमांडर लेवल की टॉक्स रही हो, चाहे वो विदेश मंत्रालय स्तर की टॉक्स रही हो, कि ये जो नया भारत है वो तब तक चाइना के साथ अपने संबंधों को सामान्य नहीं करेगा जब तक कि चाइना अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को है उसको बहाल नहीं कर। और अब चाइना ने, हालांकि 4 ऐसे क्षेत्र थे कि जहां पर ये जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया हुई थी, पहले गलवान वैली, पैगोंग त्सो और गोग्रा हॉट स्प्रिंग, लेकिन जो डेप्टोंग और डेमचौक के विषय थे वो अभी भी चाइना ने उसको रिजॉल्व नहीं किया था। और चाइना एक लंबे अंतराल के बाद इस सहमति के लिए वो पे आया है, और ये जाहिर है कि भारत की कूटनीति की, भारत की रक्षा नीति की एक बहुत बड़ी सफलता है। देखिए, आज का ये जो नया भारत है, ये चाइना के साथ आंख में आंख डाल करके बात करता है। ये जो नया भारत है, चाइना के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बात करता है, क्योंकि आज का जो ये नया भारत है वो चाइना के मूल चरित्र को समझता है कि चाइना के जो थिंकिंग में अनेक तरीके की ऐसे सोच है कि जिसमें कि वो विस्तारवादी दिखाई देता है, आधिपत्यवादी है, अवसरवादी है, उपनिवेशवादी है, डिसेप्शन यानी धोखा देना भी उसकी रणनीतिक थिंकिंग का पार्ट रहा है। तो चाइना, ऐसे चाइना के साथ आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही सफलतापूर्वक डील कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि चाइना के जो वर्तमान वहाँ के जो कम्युनिस्ट शासक हैं, उनका जो चरित्र है उसके साथ, उसको ध्यान में रखते हुए हमें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही बात करनी होगी।
और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ यदि हम चाइना के साथ डील करते हैं तो हम चाइना के साथ निगोशिएशंस करने में सफलता हमें मिलेगी। ये मेरा हमेशा से विश्वास रहा है और आज का ये जो नया भारत है उसने चाइना के साथ बातचीत करने से देखिए हम कभी पीछे नहीं हटे। 21 दौर की कमांडर लेवल्स की बातचीत करते रहे और विदेश मंत्रालय स्तर की बातचीत होती रही और आगे भी बातचीत जारी रहेगी। और एक बात मैं और भी अंडरलाइन मैं बताना चाहता हूं, जो फैक्टर कि चाइना में भले से ही कम्युनिस्ट जो शासक हैं उनका जो चरित्र है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। सुरेश गोयल जी का रुख मैं करूंगी। सर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो आगाज कर दिया और कहा है कि हमारी ये बैठक कंस्ट्रक्टिव होगी। इस बात का मैं उम्मीद करता हूं, समर्थन भी करता हूं और सीमा पर शांति की जो प्रक्रिया है उसकी जो पहल करी है चाइना ने, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। सर यहाँ पर सिर्फ इतना बोल देना कि सीमा पर शांति की पहल करना और चीजें चूंकि इलैबोरेटेड वे में बाद में सामने आएंगी हमारे कि किन किन बिंदुओं पर सहमति बन पाई, इनको कैसे देखते हैं सर आप? सर फ्रेम अनम्यूट कीजिएगा प्लीज अपना। हाँ ठीक है, आप अब मेरी बात बिल्कुल आ रही है, बोले सर। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से बात करेंगे तो उस टाइम पर ये डिटेल्स की बातें नहीं होती हैं। ये डिटेल्स की बात करने के लिए विदेश मंत्री है, विदेश सचिव है, हमारे आर्मी के चीफ है, सारी डिटेल्स की बात वहां पर हो चुकी होती है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब प्रधानमंत्री ने शुरू के अपने पहले ही ओपनिंग रिमार्क में जो उन्होंने कहा, आप उन लफ्जों पर ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने कहा था कि इस रिलेशनशिप के लिए म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी जरूरी है। तो मेरे ख्याल है इन तीन लफ्जों में उन्होंने जो पूरी बात कहनी थी कह दी है कि आगे जो भी बात होगी, जो भी समझौते होंगे, इंप्लीमेंट होंगे, क्या होंगे, आगे जो संबंध बढ़ेंगे, क्या of issues that had arisen in the India-China border areas in 2020. Naturally, the two leaders welcomed the agreement reached between the two sides through sustained dialogue over the last several weeks in diplomatic as well as military channels. Prime Minister Modi underscored the importance of not allowing differences on boundary-related matters to disturb peace and tranquility on our borders. And in this context, the two leaders noted that the special representatives on the India-China boundary question have a critical role to play in the resolution of the boundary question and for the maintenance of peace and tranquility in the border areas. Accordingly, they instructed the special representatives to meet at an early date and to continue their efforts in this regard. You may recall that Special Representative of India, Mr. Ajit Doval, who is also the National Security Advisor, and the Special Representative of the People's Republic of China, Foreign Minister Wang Yi, also a member of the Politburo, have met on the sidelines of international events, but
They have not had a round of talks in the special representatives format since December 2019. So following today's meeting, we hope to schedule the next round of the SR's talks at an appropriate date. The two leaders also reviewed the state of bilateral relations from a strategic and long-term perspective. They were of the view that stable bilateral relations between India and China, the two largest nations on earth, will have a positive impact on regional and global peace and prosperity. And both of them stressed that with maturity and wisdom, and by showing mutual respect for each other's sensitivities, interests, concerns, and aspirations, the two countries can have a peaceful, stable, and beneficial bilateral relationship. As we have maintained during the last 4 years, the restoration of peace and tranquility in the border areas will create space for returning us towards the path of normalization of our bilateral relations. Officials will now take the next steps to discuss enhancing strategic communication and stabilizing bilateral relations by utilizing the relevant official bilateral dialogue mechanisms, including at the level of our respective foreign ministers. The two leaders also briefly reviewed regional and international developments of mutual concern and interest. They agreed to maintain close communication in this regard. Naturally, they also had a very तो देखिए, आपने सुना, समझा कि किस तरीके से विदेशी सचिव तमाम अहम पहलुओं को यहाँ पर अंडरलाइन करते नजर आए, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उल्लेखित और निर्देशित की गई है। इस बीच शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात बेहद खास और अहम। वक्त यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। तो चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों का लंबा पैनल मौजूद है। आपने देखा, सुना, समझा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बीच में बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। निपुण आलम बयान जी, प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और साथ में BN झा जी भी जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल सर, मैं आपके पास आऊंगी। जोश, जज्बा और जुनून और एक उम्मीद कि कुछ बेहतरीन हो जाएगा, इसी के साथ भारत ने अपने कदम तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन क्या लगता है, अभी जितने स्टेटमेंट्स हम लगातार सुन रहे हैं वो भारत के पक्ष के सुन रहे हैं, चाहे वो विदेशी सचिव का हो या फिर प्रधानमंत्री का बयान हो। अभी ड्रैगन ने फुफकारना शुरू नहीं किया है। आग उगलेगा या फिर आग ठंडी हो जाएगी, क्या लगता है? पूजा जी, देखिए, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि अगले कुछ दिनों में कैसी स्थिति बनती है। अभी तो ये पॉइंट जो है बॉर्डर के तो सजेस्ट हुए हैं कि ये करेंगे, उन्होंने कहीं कुछ करना शुरू नहीं किया, पहले तो वो देखेंगे। तो अच्छा है, ये डिप्लोमेसी कहती है, अच्छी बातें बोलते जाइए, एक दूसरे को एश्योरेंस दीजिए, सब कुछ कीजिए। ये डिप्लोमेटिक रिक्वायरमेंट होती है, SOPs होती है। पर मैंने जैसे पहले बोला, आपको अपनी चौकसी और दुगनी करनी पड़ेगी। आप चौकसी पूरी रखिए, अपने लॉजिस्टिक्स को, सप्लाई चेन को ठंडा मत पड़ने दीजिए, बल्कि उसको और मॉडर्नाइज करिए। और आपका जो डिप्लॉयमेंट है, जो सर्विलेंस है, जो आपने एयर डिफेंस रडार लगाए हुए हैं, वो सबके सब रिप्लेनिश हो या उनको चेंज करना है, जो भी है, आप उसमें बढ़ोतरी करिए। आपको बहुत कैचअप करना है। अभी तो हम 20 years बिहाइंड है चाइना के, एज इट इज। तो हमारे को ये सब बातों में रहने दीजिए। अगर वो अच्छा करते हैं, वेलकम, उनको खुले हाथ, उनको और जफियां पाइए, पर बी रेडी टू फेस रिवर्सल एनी टाइम, बिकॉज चाइना अगर देखेगा कि ब्रिक्स में कोई फायदा नहीं हो रहा उसका, या साउथ चाइना सी में उसके खिलाफ बहुत कार्रवाई शुरू हो गई है और इंडिया ने कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो चाइना की कार्रवाई कुछ और भी हो सकती है। और क्यों ना हो, चाइना अपने हित में काम कर रहा है। मैं हर वक्त ये बात करता हूं, एवरी कंट्री इज वर्किंग ऑन इट्स ओन इंटरेस्ट। हमको तो अपना हित देखना है। अभी तक हमने अपना हित नहीं देखा, पिछले उन्हीं 6-7 साल में ही देखना शुरू किया है। ठीक है, तो एक्चुअली बॉल इज इन आवर कोर्ट।
ठीक है बॉल सर, इज इन आवर कोर्ट, हमें देखना क्या करना है। बिल्कुल हमें देखना है और हमें अपडेट रहना है, ये कह रहे हैं आप। बीएन सर, मैं आपके पास आऊंगे। जिस तरीके से मैं लगातार इस बात को समझती भी हूँ, जानती भी हूँ, देखिए मुझसे बहुत ज्यादा आपका अनुभव है, हर तरीके से अनुभव है, लेकिन जितना समझ में आता है वो लगता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से तो हम चाइना को थोड़ा सा घुटनों पर ला सकते हैं। हालांकि अभी तक भी इंपोर्ट में हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम नहीं हुई है चाइना पर, क्योंकि भारत बाजार है चाइना के लिए। लेकिन जब हम वॉर फ्रंट की बात करते हैं तो वॉर फ्रंट पे चाइना पर विश्वास कर लेना या क्लियर कट कम्युनिकेशन ना होना, ये कितना डेंजरस हो सकता है, ये प्लीज बताइएगा। बिल्कुल, आपने अभी प्रफुल्ल जी जो बता रहे थे, आपने उसी बात को आगे बढ़ाया हुआ है। देखिए, जो मिलिट्री फ्रंट है, इसमें जैसे विंग कमांडर बख्शी ने बताया कि हम लोग लगभग 20 साल 25 साल पीछे चले गए थे, इससे पहले कि मोदी सरकार आए। हमने बहुत कुछ वहाँ पे चूक किया हुआ है। तो अभी जबकि ये सारी वार्ताएं चल रही हैं, जबकि सारे अरेंजमेंट्स जो बन रहे हैं, हम अपनी मॉडर्नाइजेशन और अपडेशन ऑफ द फ्रंटियर्स उसको ना छोड़ें। जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है LAC पे, वो कंटिन्यू रहे। जो बॉर्डर पोस्ट बन रहे हैं वो बनती रहे। जो बैरक्स जहाँ जहाँ पे इस्टेब्लिश करने हैं वो बनती रहे। तो इसके ऊपर में आपको रखना पड़ेगा। और जैसे अभी पिछले सर मेरा एक क्वेश्चन मैं इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ, क्या चाइना को हम टेबल टॉक के लिए मना पाने में या उसको टेबल पर ला पाने में इसलिए समर्थवान हुए हैं क्योंकि देखिए जिस तरीके से बीते दिनों माना हो या फिर अन्य गांव जिनको शायद इंडिया का सबसे लास्ट गांव कहा जाता था, उसको इंडिया का फर्स्ट गांव करार दिया गया। वहां पर जो कह सकते हैं कि आर्मी एक्टिविटीज हैं, कैंप्स हैं, उनको एक्सटेंड किया गया है, उनको ताकत दी गई है, वहां पे लोगों को ताकत दी गई है। कहीं ये रीजन तो नहीं है कि चाइना बौखलाया हुआ है, हम रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ऑल वेदर रोड हो या फिर ऑल सिक्योरिटी रोड हो, हम सब पर बात कर रहे हैं। सर पूछा 5 चीजें हुई हैं इस बीच में। एक तो जैसे आपने कहा कि हमारे बॉर्डर रोड्स का जो डेवलपमेंट है वो शुरू हुआ है। उससे चाइना थोड़ा सा राटल जरूर हुआ है क्योंकि उसकी जो गतिविधियां बढ़ी हैं उसके बाद ही बढ़ी हैं। दूसरा, अभी जितने सारे जो प्रेशर पड़ रहा है चाइना पे कि इंटरनेशनल एरिना में उसको थू हो रहा है कि आपने इंडिया के ऊपर में क्यों चढ़ाई की थी, आपने ये जो एक्सपेंशनिज्म है आपने वहां पे क्यों दिखाया। तो जहां भी जाते थे उनके लीडरशिप उनको ये चीज सुननी पड़ती थी। तीसरी, अभी चाइना के ऊपर में बहुत बड़ा प्रेशर है क्योंकि उसकी ओवरचर्स ताइवान स्ट्रेट में जो चल रही है उसको एडिशनल फोर्सेस की जरूरत है वहां पे। मुझे लग रहा है कि ये जो अभी यहाँ पे बातें हुई, एग्रीमेंट हुई हैं, इस एग्रीमेंट से वो अपनी ट्रूप्स को यहाँ लद्दाख से निकाल के कहीं न कहीं उसको रीडिप्लॉय करेगा अपने ईस्टर्न सेक्टर में। ये तीसरी चीज ये हुई। चौथी चीज, जो इंडिया अपनी जिस रैपिडिटी से अपनी फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रही है, सिर्फ ग्राउंड पे नहीं, सी में भी जो हम यहाँ पे देखते हैं इंडियन ओशन में चाइनीज का जो एंट्री पॉइंट है, बाकी जहाँ पे उसको हम चाहे ये बहुत अच्छी बात सर आपने बोली है, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि चाइना का जो चरित्र है भले ही एक दायरे से किसी को हटा ले लेकिन दूसरे दायरे में डिप्लॉय जरूर करेगा। इसी क्वेश्चन को लेकर के मैं निपुण जी के पास जाऊंगी क्योंकि देखिए समय भी खत्म हो रहा है। निपुण जी, आपने अभी ये पूरा घटनाक्रम देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री शी जिनपिंग दोनों की मुलाकात होती है, बात होती है, और अब बीएन झा जी और साथ में प्रफुल्ल बख्शी जी, इन दोनों के बयानों को इंक्लूड करते हुए प्लीज मुझे बताइए कि क्या लगता है कि चाइना इज अ बिलीवेबल थिंग और नॉट? देखिए, चाइना पर हम बिलीव कर सकते हैं 70 साल पहले, अब नहीं। और हम देखेंगे मुझे वहाँ कंट्री बोलना चाहिए था जी। 90s के बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए जो 90s में 5 समझौते हुए, उन 5 समझौतों का सम्मान 2005 तक तो किया चीन ने, लेकिन जब से चीन और हमारी इकोनॉमी के बीच में एक बड़ा गैप आया, हम 1 ट्रिलियन के थे वो 4 ट्रिलियन के हुए, हम 2 ट्रिलियन के थे वो 8 ट्रिलियन के हुए, और आज एक बड़ा गैप, हम 4 ट्रिलियन और 18 ट्रिलियन। तो चीन ने हमारी जो सेंसिटिविटी है उसका ख्याल रखना बंद कर दिया। जो हमारे समझौते थे जो हमने 90s के बाद किया LAC को लेकर,
जाकर उनका रेस्पेक्ट करना बंद कर दिया। और हम देखें चाहे 2017 के हम डोकलाम की बात करें, और बात ये नहीं है कि केवल हमारा एक बॉर्डर के ऊपर तनाव है, हम देखें टेररिज्म के ऊपर हमारा एक अलग स्टैंड रहता है, हमारे वो सॉवरेनिटी का रेस्पेक्ट नहीं करता है, हमारी इंटीग्रिटी का रेस्पेक्ट नहीं करता है। और बात केवल यहाँ पर आपका अक्साई चीन की नहीं है, बात है पीओके की भी, जहाँ पर हमने CPEC का तो SCO में जब हमारे विदेश मंत्री जाते बोलते भी इनडायरेक्टली बोलते भी हैं कि चीन हमारी इंटीग्रिटी का सम्मान नहीं करता है। UN के अंदर जब सिक्योरिटी काउंसिल में अपना दावा करते हैं, चीन वहाँ पे अड़ंगा अड़ाता है। हम NSC का मेंबर बनना चाहते हैं, चीन वहाँ पर अड़ंगा अड़ाता है। और आप बात करी थी अभी ट्रेड की, देखिए हम जानते हैं कि 100 बिलियन का हम उनसे लेते हैं और 15 बिलियन का हम उनको देते हैं, तो एक बड़ा गैप है, इनकी 85 बिलियन का गैप है। लेकिन हमारी मजबूरी क्या है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा क्या होता है, जो सप्लाई चेन पर कंट्रोल पूरा चीन का, और केवल हमारे साथ नहीं पूरी दुनिया के साथ में चीन का है। तो इस प्रकार की स्थिति में, और चीन को अगर हम ये कहते हैं कि चीन यहाँ पर मान जाएगा, रुक जाएगा, मैं नहीं मानता, क्योंकि चीन के बारे में एक स्ट्रेटेजिक कल्चर उसकी है, तो उसको रोकना संभव नहीं है। उसको रोकना संभव नहीं है। प्रफुल्ल सर, मैं आपके साथ में आऊंगी, क्लोजिंग रिमार्क प्लीज दीजिए। क्या समझ में आता है, क्या लगता है कि चाइना को डिफीट करने के लिए, आपने तो बोल दिया कि उसकी बात पे नहीं आना चाहिए, अपने आप को अपडेट करना चाहिए, लेकिन उसके अतिरिक्त तो ऐसा क्या हो सकता है कि चाइना जब अपने लोगों को पीछे कर रहा हो, क्योंकि BN झा जी कह रहे हैं कि वो पीछे जरूर करेगा लेकिन कहीं और डिप्लॉय कर देगा, स्ट्रेंथ कम करेगा लेकिन स्ट्रेंथ कहीं और बढ़ा देगा। अरे ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जहां साहब, एब्सोल्युटली, क्योंकि उसका थ्रेट, मैं साउथ चाइना सी की तभी तो बात कर रहा था, अपनी साउथ चाइना सी में वो पोजीशन को ठंडा करने के लिए वो इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया को वहां से निकाले, क्योंकि अगर हम क्वाड में रहते हैं तो फिर एग्जैक्टली वी विल टेक अ पोजीशन और नेवी विल टेक अ पोजीशन अगेंस्ट देम। तो उस सारे माहौल को ठंडा करने के लिए चाइना ने यहाँ पे हमारे को जिसको कहते हैं एश्योरेंस देने की कोशिश करी है, और यहां से निकाल के वो वहां लगा देगा। अब ये देखना है कि रशिया चाइना को कितना मना सकता है। अगर रशिया ने चाइना को मनाया और फिर अमेरिका भी देखेगा कि इंडिया निकल गया है यहां से, इंडिया हमको नहीं सपोर्ट दे रहा, जो कि शिंजो आबे साहब ने कहा था कि इंडिया शुड बिकम द नेचुरल लीडर ऑफ एशिया पैसिफिक जोन, अगर वो नहीं हुआ तो फिर जो साउथ चाइना सी में एक स्टेटस को सा आ जाएगा और चाइना कंटिन्यू करेगा जो कर रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए। आपने देखा सुना समझा कि किस तरीके से चाइना का चाल चरित्र चेहरा, जिस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन हाँ इंडिया के इनिशिएटिव्स देखिए और इनिशिएटिव्स की ताकत देखिए कि आज चाइना 5 सालों के बाद सामने तो बैठा है, आंखें तो मिला रहा है, भले ही लाल आंखें, लेकिन भारत जानता है कि इन लाल आंखों को सफेद कैसे करना है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।